दिसंबर 2023, अरब सागर के बिल्कुल बीचों बीच MV रोएन नाम का एक भारी भरकम कार्गो शिप अचानक समुद्री लुटेरों ने इसे हाईजैक कर लिया। आज के हमारे इस डीप डाइव विश्लेषण की शुरुआत इसी हाई स्टेक सिचुएशन से होती है। जहाज पर 38,000 टन का बेहद कीमती कार्गो था और उससे भी ज्यादा कीमती 17 क्रू मेंबर्स की जान खतरे में थी। और लुटेरों की मांग क्या थी? पूरे $60 मिलियन। जी हाँ, इतनी भारी भरकम फिरौती। पूरे 3 महीने तक एक ऐसा तनावपूर्ण गतिरोध चलता रहा जहां ऐसा लग रहा था कि बातचीत से तो कोई हल निकलने ही नहीं वाला। तो चलिए सीधे एक्शन में उतरते हैं। मार्च 2024 में इंडियन नेवी ने एक ऐसा नाटकीय रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जो पूरे 40 घंटे तक चला। नेवी के एलीट मार्कोस कमांडोज को सीधे हवा से ड्रॉप किया गया और उन्होंने बिना एक भी खरोंचाए सभी 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया। इस अकेले ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को भारत की स्पेशल फोर्सेस की अचूक ताकत का सीधा एहसास करा दिया। अब भारत की इन एलीट फोर्सेस का ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना, ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। हर मिलिट्री ब्रांच की अपनी एक बिल्कुल अलग स्पेशल फोर्स है और इनका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी एकदम अलग है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी फोर्स रातों रात नहीं बनी। हर एक फोर्स किसी न किसी बड़े ऐतिहासिक संकट या किसी गहरी जरूरत की कोख से पैदा हुई है। सेक्शन 1, सीक्रेट फोर्स का जन्म और 1962 का इंटेलिजेंस फेलियर। आइए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 1962, जब भारत को चीन के खिलाफ एक बेहद दर्दनाक इंटेलिजेंस फेलियर का सामना करना पड़ा था। बॉर्डर पर सटीक खुफिया जानकारी न होने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे 1300 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस भयंकर नुकसान ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने यह ठान लिया कि ये गलती दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। कोल्ड वॉर का वो बेहद नाजुक दौर था जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ BN मलिक और वॉर वेटरन बीजू पटनायक ने CIA डेलीगेट्स के साथ मिलकर भारत की बिल्कुल पहली स्पेशल फोर्स की नींव रखी। इसे नाम दिया गया एस्टैब्लिशमेंट 22, जिसे आज हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या SFF के नाम से जानते हैं। इस फोर्स की बनावट अपने आप में एकदम अनोखी थी। इसमें मुख्य रूप से तिब्बती खम्पा समुदाय के लड़ाके शामिल थे, जो असल में दलाई लामा के मूल अंगरक्षक हुआ करते थे। अब ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों के लिए ये सैनिक बिल्कुल परफेक्ट थे और 1951 में तिब्बत पर हुए चीनी कब्जे की वजह से उनके अंदर एक अलग ही लेवल का जज्बा था। इनकी शारीरिक ताकत का अंदाजा अब बस इस एक किस्से से लगा लीजिए कि एक बार हेलीपैड बनाने के दौरान जिस विशाल पत्थर को उठाने के लिए 6 से 7 लोगों की जरूरत पड़ रही थी, उसे एक अकेले सैनिक ने अपनी पीठ पर लाकर 15 फीट दूर फेंक दिया था। बिल्कुल अविश्वसनीय। चलिए टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फोर्सेस कैसे इवॉल्व हुई। 1962 की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से लेकर 2004 में गरुड़ कमांडो तक का सफर ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे दशकों में नए नए और पेचीदा खतरे सामने आए, भारत ने अपनी रक्षा रणनीति को लगातार और तेजी से अडॉप्ट किया है। सेक्शन 2, पहाड़ों के कमांडो और 1965 का सीमा संकट। इस दौर में सेना के एक बेहद दिलचस्प अफसर सामने आते हैं, मेजर मेघ सिंह। उन्होंने प्रमोशन न मिलने पर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब 1965 में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई तो वो तुरंत वापस लौट आए और खाली हाथ नहीं, वो अपने साथ लेकर आए कमांडो ऑपरेशंस का एक बेहद क्रांतिकारी आइडिया। उनके इसी विजन पर मेघदूत फोर्स का गठन किया गया। उधमपुर के मुश्किल पहाड़ों में इस नई यूनिट की ट्रेनिंग कितनी सख्त थी, इसका बस अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से फौलाद नहीं बनाया गया, बल्कि दिमागी तौर पर भी सुपर शार्प किया गया। उन्हें दुश्मन के ऑर्डर ऑफ बैटल यानी ORB8 को इतनी गहराई से समझना होता था कि दुश्मन के हर कदम, हर हथियार और हर फॉर्मेशन का उन्हें पहले से ही सटीक अंदाजा हो। और 1965 के युद्ध में मेघदूत फोर्स ने बिल्कुल यही काम किया। उन्होंने रात के घने अंधेरे में बिना कोई शोर किए लाइन ऑफ कंट्रोल पार किया, दुश्मन के इलाके में 10 किलोमीटर अंदर तक घुसे और हाजी पीर पास को ब्लॉक करने के लिए एक अहम सप्लाई टनल को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बेहद सफल ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि एक छोटी से स्पेशलाइज्ड टीम पूरे युद्ध का रुख पलटने की ताकत रखती है। मेघदूत फोर्स की शानदार कामयाबी के बाद इस पूरे इनिशिएटिव को आधिकारिक तौर पर मिलिट्री डॉक्ट्रिन में शामिल कर लिया गया। मेजर भवानी सिंह जैसे लेजेंडरी अधिकारियों के नेतृत्व में इसे अलग अलग इलाकों के हिसाब से बांटा गया, जैसे पहाड़ी ऑपरेशंस के लिए 9 पैरा कमांडो और रेगिस्तानी युद्ध के लिए 10 पैरा कमांडो। सेक्शन 3, आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटना, पंजाब विद्रोह। देखिए, भारत के लिए चुनौतियां सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं थीं। 1980 के दशक तक आते आते देश आंतरिक संकटों से बुरी तरह घिर गया। पंजाब में बढ़ते विद्रोह ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि हमें एक ऐसी फोर्स की सख्त जरूरत है जो बॉर्डर पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदरूनी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए बनी हो। इसे गहराई से समझने के लिए 1984 और 1988 के ऑपरेशंस के बीच का अंतर देखना बहुत जरूरी है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान आर्मी के पैरा कमांडोज के पास न तो सटीक खुफिया जानकारी थी और ना ही अर्बन कॉम्बैट के लिए सही हथियार। नतीजे काफी दुखद रहे।
लेकिन इसके ठीक विपरीत 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 में नवगठित एनएसजी ने स्नाइपर्स, नाइट विजन और बेहद सदी हुई धैर्यपूर्ण रणनीति का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल क्लीन और सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का स्ट्रक्चर वाकई अपने आप में बहुत अनोखा है। आर्मी के बजाय ये सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं और पुलिस व पैरामिलिट्री बलों से चुने जाते हैं। ब्रिटिश एसएएस की तर्ज पर बनी इस फोर्स का सीधा सा मकसद था उन कमियों को हमेशा के लिए दूर करना जो 1984 में देखी गई थीं। बंधक स्थितियों और घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में ऑपरेशन करने में इनका कोई सानी नहीं है। सेक्शन 4 आसमान और सीमाओं की सुरक्षा। 21वीं सदी का युद्ध। साल 2001 और फिर 2016 में भारत के एयर बेसिस पर जो घातक हमले हुए, उन्होंने सुरक्षा की कुछ ऐसी खामियों को उजागर कर दिया जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये एकदम साफ हो गया कि भारतीय वायुसेना को आसमान और अपने बेसिस की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड कमांडो यूनिट की जरूरत है, और यहीं से जन्म होता है गरुड़ फोर्स का। 2016 में गरुड़ और एनएसजी ने मिलकर पठानकोट बेस पर हुए हमले को नाकाम जरूर किया, लेकिन उसी साल उरी में हुए एक और बड़े आतंकी हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए। इस भारी ट्रेजेडी ने पूरे देश को झकझोर दिया और एक निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया की मांग उठने लगी। इसी बेहद तनावपूर्ण माहौल में लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कर्नल एच और कर्नल के साथ मिलकर तुरंत एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। और वो जवाबी कार्रवाई थी भारत की बहुचर्चित सर्जिकल स्ट्राइक्स। पैरा एसएफ की 2 बटालियनों ने रात के उस घने अंधेरे में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, पीर पंजाल रेंज के पास मौजूद आतंकी कैंपों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि ये दुश्मनों के मन में डर पैदा करने और न्याय सुनिश्चित करने का एक अभूतपूर्व रणनीतिक साहस था। सेक्शन 5 एक कमांडो का निर्माण, चयन और लचीलापन। इन सभी अलग अलग फोर्सेज में जो एक चीज बिल्कुल कॉमन है, वो है इनका निर्माण। एक कमांडो बनना कोई आम बात नहीं है। एक बेहद कठिन और थका देने वाली चयन प्रक्रिया के बाद इन जवानों को 90 दिन के एक ऐसे क्रूर प्रोबेशन पीरियड से गुजरना होता है जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से उनकी आखिरी सीमा तक, उनके ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि ये सब कुछ सिर्फ शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है, ये उस बेखौफ मानसिकता के बारे में है जो एक सैनिक को कमांडो बनाती है। मकसद बिल्कुल साफ है, ऐसे लोगों को चुनना जो मौत से खौफ नहीं खाते। मेजर मोहित शर्मा जैसे लेजेंडरी वीरों को ही याद कर लीजिए, जिन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई और अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे दुश्मनों के बीच घुसकर खुफिया जानकारी जुटाई। यही है असली फौलादी जज्बा। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमें उन गुप्त और शांत सैनिकों के महान बलिदान को एक पल रुककर जरूर सोचना चाहिए। एसएफएस जैसी फोर्सेज इतनी ज्यादा सीक्रेट हैं कि खुद सेना के कई बड़े अधिकारियों को भी उनके ऑपरेशंस की भनक नहीं होती। सोचिए, दलाई लामा को सुरक्षित भारत लाने वाले कुछ बुजुर्ग सैनिक आज शायद दिल्ली की किसी भीड़भाड़ वाली सड़क पर चुपचाप कोई छोटी सी दुकान चला रहे हों। तो अगली बार जब देश चैन की गहरी नींद सो रहा हो, तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि आज रात उस कंपा देने वाले घने अंधेरे में हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाली वो अनदेखी ताकतें आखिर कौन?